हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज प्रोग्राम के आगाज़ में जो कश्मीर के अंदर जुल्म की दास्तान एक और रकम की गई है। यूँ तो रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि पाकिस्तान के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है, पाकिस्तान के लोग गमज़दा हो जाते हैं। रोज़ हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं और दुनिया बेहिसी और एक खामोशी का मुजाहरा है, जो कि एक मुजरिमाना खामोशी है पूरी दुनिया की तरफ से। आज भी दिल दहला दिया जब एक ऑडियो मैसेज आया आसिया अंद्राबी साहिबा का, जो कि एक बहुत ही तहरीक के लिए, तहरीक आज़ादी की एक कारकुन है, और उनके इस मैसेज से दुनिया को पता चला कि 17 के करीब नौजवान जो हैं वो कश्मीर के अंदर भारतीय मुजालिम का शिकार हो चुके हैं। 17 लाशें पड़ी हैं और दुनिया अभी भी खामोश है। आसिया अंद्राबी साहिबा ने क्या कहा, ज़रा पहले वो सुनवाते हैं आपको और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। सुनिए उनका ऑडियो मैसेज क्या है। मेरा लहू लुहान है, तो आज कम से कम इस वक्त भी उधर अभी लाशें गिन रहे हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान के तराने बज रहे हैं मस्जिदों के मिंबरों, लाउड स्पीकरों से। इसलिए उन्हें कह दीजिए कि इस वक्त फिलफोर वो कम से कम पूरे मतलब पाकिस्तान में यौम सियाह का ऐलान कर दे। वो एक दिन का यौम सियाह के साथ मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ यकजहती के तौर पर। कब तक मरेंगे लोग यहाँ, कब तक लूटेंगे इस नाम पर। इसलिए आप ये पैगाम पहुंचा दीजिए जहां जहां पहुंचा सकते हैं ये, और उन्हें कह दीजिए कि कश्मीर के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। ये आसिया अंद्राबी साहिबा का पैगाम था कि कश्मीर के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, यानी पाकिस्तानियों की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो इसके लिए आवाज़ बुलंद करे। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है, प्रेस टॉक की है। आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट, वज़ीर आज़म स्टेटमेंट दे चुके हैं, पाकिस्तान के तमाम वाले से बयानात दे चुके हैं, लेकिन बयानात से बहुत आगे करने को है। हमारा दूसरा मौजू जो कि बहुत अहम मौजू है, अगेन 27 अप्रैल को मौजूदा हुकूमत जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, ये बजट पेश करना चाह रही है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का छठा और आखिरी बजट होगा, जो कि बहुत अहम है। क्या इस बजट के अहदाफ, जो पिछला खसारा है या इस बजट का जो 2017-18 का खसारा है, वो इस कदर ज़्यादा है कि अच्छी इत्तलात नहीं है। IMF पे जाने के पास जाने की इत्तलात हैं। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त इंतहाई मुआशी एमरजेंसी की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई दर्जे तक कम हो चुके हैं, यानी शायद तारीख़ की सबसे कम तरीन सतह के ऊपर है। बहुत सारे हवाले मौज़ूआत हैं इस हवाले से। गर्दिशी कर्ज़े, लोड शेडिंग का एक दफ़ा फिर आगाज़ हो गया है। क्या खात्मा हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, और है क्या इस हुकूमत के पास अब बेचने को, जबकि सिर्फ 2 महीने के बाद जो है वो निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान सेटअप जब आएगा भी वो भी 4 महीने का बजट दे सकते हैं आइन के तहत। क्यों मिफ्ता इस्माइल साहब चाहते हैं, राना अफजल साहब चाहते हैं, PMLN चाहती है, अब्बासी साहब चाहते हैं कि वो एक ऐसा बजट दें जिसका कि पाकिस्तान को जो बहुत अच्छा जो फिगर्स हैं उनके सामने ना आए। बहुत सारे मौज़ूआत हैं और हमारे पास शख्सियत इस वक्त एक ही है, मुशीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो जाहिर है कि आप तो अभी आए हैं, मतलब इक़्तिदार के बाद बावजूद भी मुशीर ख़जाना तो अभी बने, मगर सर मुंडाते ही औले पड़ रहे हैं आपको। कुछ कहेंगे इस हवाले से? नहीं, एक्चुअली पता नहीं, एक अजीब सा एक तासुर हो गया खुदा न खास्ता कि मईशत जो है वो अच्छी नहीं है। और मैं सबको ये कहता हूँ कि जब 4 साल पहले, 4.5 साल पहले, 5 साल पहले तकरीबन डार साहब को जब ये मईशत मिली थी तो इसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। उस वक्त जो बजट का खसारा था वो 8.2% था। उस वक्त रिज़र्व के लेवल आज से कम थे, $7 अरब थे। उस वक्त इन्फ्लेशन जो था
वो 11.8% एवरेज चल रहा था। उस साल की जीडीपी की ग्रोथ जो थी वो सिर्फ 3.5% थी। उस साल जो टैक्स मसूलात की जो इंक्रीज थी वो सिर्फ 3.5% थी। आज जो आप देखें मईशत को, जो मुझे मईशत मिली है वो इस साल इंशाल्लाह हम 6% का हदफ हमने रखा है जीडीपी ग्रोथ का। पिछले साल 5.25% ग्रोथ हुई है। इन्फ्लेशन जो है पहले 9 महीनों में 3.7% है। हाँ, लेकिन बजट खसारा भी बहुत ज्यादा है, तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पे है इस वक्त। नहीं? अच्छा, तारीख ना हुई, चले पिछले 4 साल की कर दे, हम उसको थोड़ा कम कर दे। तो खबरें तो वैसे बहुत सी हैं। 5.8% पिछले साल का बजट का खसारा था। जिस साल हम आए थे पीपल्स पार्टी हमको 8.2% छोड़ के गई थी, तो उससे कम है। और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि इस साल जो है वो 5.1-5.2 और ज़र मुबादला जिसकी के सूरत हाल मुबादला फरवरी 2014 में इस मुल्क में सिर्फ 2.7 अरब डॉलर रह गए थे। आज फिर भी हमारे पास तकरीबन 12 अरब डॉलर हैं, तो ये जो कि 2016 में सबसे ज्यादा थे, 22-23 अरब डॉलर। लेकिन जो तजारती खसारा है वो बहुत ही ज्यादा है। वो उसको आप कह सकते हैं तारीख की ये तारीख। चले कोई एक चीज तो हमने तारीख इस रकम कर दी। मतलब ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो तजारती खसारा है जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं वो जो है वो बहुत बढ़ गया है, और वो एक बहुत तशवीश की बात है हमारे लिए। उसका हमने सद्देबाप भी कर लिया। अच्छा, वैसे सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ मिफ्ता साहब, लेकिन जो बातें आपने कही हैं उससे बिल्कुल उलट इसहाक डार साहब ने कही है। मैं सुनवाना चाहती हूँ, हाल ही में उन्होंने नदीम बात की और वो उनका जो बयान है वो अब तक चल रहा है। मैं हर शो में जाता हूं, मुझे पहले वो क्लिप सुनाई जाती है। वो आपको सुनाना पड़ेगा क्योंकि वो चार्जशीट है खुद आपकी हुकूमत और आपके खिलाफ। जरा सुनाइएगा कि डार साहब क्या कह रहे हैं। आपने 8 खरब रुपए का पाकिस्तान के कर्जों में इस डिवैल्यूएशन से इजाफा किया है। आपने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में 30 खरब का नुकसान कर चुके हैं। ये मुझे रोक के दिखाएं। पूरे पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने बढ़ा दी है। पूरे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आपने बढ़ा दी है। पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट का बिल आपने बढ़ा दिया है। प्रेशर हमने बनाया है। प्रेशर जो है 28 जुलाई के बाद बना है पाकिस्तान के ऊपर। सारी हमने चीजों को डिरेल कर दी है, इन्वेस्टमेंट डिरेल कर दी है। इन्हें तो IMF को हाफिज कहा था, अगर हमारी पॉलिसी से अमल होता और वो चलती रहती, स्लाइड करके डिवैल्यूएशन ना होने दी जाती, तो आज भी हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं थी। 180 अरब का पैकेज नवाज शरीफ ने दिया था और 67 अरब का शायद काका नवाज ने मुझसे लेके दिया। 250 अरब एक्सपोर्टर को दे दिया गया था। मेरे आने के बाद कैसे 100 अरब डॉलर के कर्जे बन गए, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, ना ये फिगर है। हर रोज जिसका जो जी चाहता है 5-10 बिलियन बढ़ा देता है। इनकी इनकॉम्पिटेंस है जो ये बात करते हैं, इनको समझ ही नहीं है इकोनॉमी क्या है। अब मैं देखूंगा कितनी एक्सपोर्ट बढ़ती हैं, आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। कुछ कहिए सर, ये तो अब आप ही के लिए था कि आप तारीख में से कर्जों में 8 फिर तारीख आ गई, 8 खरब के कर्जों के ऊपर पाकिस्तान पहुंच चुका है। आपकी पॉलिसीज ने 30 अरब रुपए का पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को नुकसान पहुंचा दिया। ये मैं नहीं कह रही सर, डार साहब कह रहे हैं। डार साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं सचमुच उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। लेकिन ये एक बात है कि डार साहब और मेरी थोड़ी सी सोच मुख्तलिफ है। उनकी फ़िलासफ़ी में स्ट्रॉन्ग रुपी जो है वो बेहतर है, मेरी फ़िलासफ़ी में वो नहीं है। इस वक्त मैं इंचार्ज हूँ, शायद अब्बासी मेरा बॉस है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त डिवैल्यू करना राइट पॉलिसी थी। तो अब उसमें इस पे बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये सचमुच समझता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी कि मैं कहीं पे किसी फोरम पे भी जाके कहता हूँ कि ठीक है, स्टेट बैंक की अथॉरिटी होती है, हमने स्टेट बैंक के मशवरे से कराया, स्टेट बैंक ने कराया हमसे, हमारे मशवरे से। मैं इस डिवैल्यूएशन को ओन करता हूँ। आई थिंक दिस वाज द राइट थिंग टू डू फॉर माई कंट्री एंड आई डिड इट। आप इसका मतलब है कि डार साहब ने जो किया या मियां नवाज शरीफ की जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल गलत पॉलिसीज थी। हालांकि 2016 के अंदर और 2022 तक की जो सूरत हाल है वो आपने खुद मेंशन की कि वो बहुत बेहतर थी, अब नहीं है ऐसी। नहीं, देखिए मैंने आपको कहा कि जब आए थे तो बहुत बुरा हाल था, और डार साहब ने बड़ी मेहनत करी, रेवेन्यू बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंडिकेटर्स अच्छे हो गए। एक इंडिकेटर जो ख़राब था, जो आपने कहा कि वो हमारा रुपया जो था, मैं समझता हूँ कि ओवर वैल्यू था, और डॉलर जो है वो कम था, जो कम किया 98 पे भी लेके गए, रुपया ओवर वैल्यू था। और ये नहीं कि शुरू से ओवर वैल्यू था, मैं पिछले 2 साल की, तो आप देखें कि 40-41 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट थे 2016-17 के अंदर, जो है वो 2015-16 में 47 हो गए, और फिर उसके बाद 48-49 अरब रुपए हो गए, ये 2 साल के अंदर। और उसके बाद ये और बढ़ रहे थे। अब एक इम्पोर्ट आपका तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है।
काफ़ी अरसे से 1-1.5 साल से जो था वो डिप्लीट होना शुरू हो गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सही हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन पॉलिसीज का नतीजा था कि हम इस हालत तक पहुंचे हैं। नहीं, मतलब डॉलर को आप रुपये को डिवैल्यू कर रहे हैं जबकि उससे महंगाई में इजाफा होगा। देखिए मेरी ये समझ है कि अगर इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो रुपए को डिवैल्यू करो। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, आप कोशिश करें कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो या एक्सपोर्ट्स को पैकेज दिया जाए। हमने एक्सपोर्टर्स को पैकेज भी दिया, एक्सपोर्ट्स तो थोड़ी सी बढ़ना शुरू हुई है 3 साल बाद, लेकिन इंपोर्ट जो थी वो बदस्तूर तेज़ी से बढ़ रही थी। हम इंपोर्ट को, अपने रुपए को, डॉलर को मेंटेन करने के लिए, जो सीधा बात है वो ये कि डॉलर को मेंटेन करने के लिए 1 से 1.5 अरब डॉलर महीने का खर्च कर रहे थे। स्टेट बैंक को 1 से 1.5 महीना डॉलर मार्केट में देने पड़ते थे, इंटरबैंक मार्केट में, ताकि रुपए को मेंटेन करें। ये सूरत हाल जिस मुल्क के पास 12 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हों और जितना बड़ा मुल्क हो, दिस इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आई एम लुकिंग आफ्टर फाइनेंस, मैं इस मुल्क को इंसॉल्वेंसी की तरफ नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब है कि 2 महीने के रिजर्व्स हमारे पास मौजूद हैं। 2 महीने से ज़्यादा के रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि मैं अगर 1.5 बिलियन डॉलर, क्योंकि एक्सपोर्ट भी होता रहता है, तो 1.5 बिलियन डॉलर अगर महीने के मैं उसमें स्टेट बैंक में दे रहा हूँ तो ये दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल पोजीशन। मैं इसको कर्ज लेकर रोक तो सकता था, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता था। मैं समझता था कि अगर मैं इसको रुपए को नीचे कर लेता हूँ, रुपए की वैल्यू को जो हमने कर ली 10%, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो पलटा जाएगा। मगर मिफ्ता साहब वो ये कह रहे हैं कि मैं तो IMF से जान छुड़ा के आया था, ये फिर IMF के पास जा रहे हैं। एक तरह से मुआशी इमरजेंसी पाकिस्तान के अंदर अनअनाउंस्ड हो चुकी है। वो ये नहीं कह रहा है, लेकिन बहरहाल देखिए मैं तो सच्ची बात ये है कि मैं IMF में खुद भी काम करता था और मेरी फिलॉसफी वही है। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं सचमुच ये समझ। आप गलत हैं या वो गलत है? यार देखें, ये तो मैं ये यू कैन हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। मतलब इस पे आप बहस कर सकते हैं कि देवबंदी गलत है कि बरेलवी गलत है, इस पे क्या बहस करनी है, मतलब तो उस टाइप की बहस में तो बेकार है। अपना अपना फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो मिफ्ता साहब, जो एक ओवरऑल एक परसेप्शन बन गया है और हम सुनते हैं बहुत सारे अस्करी अदारों के अंदर खास करके बड़े रिजर्वेशंस है कि डार साहब जिम्मेदार हैं हर चीज़ के, उन्होंने इकॉनमी को यहाँ पहुँचा दिया। वो नहीं होते, उनकी पॉलिसीज़ नहीं होती, नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ नहीं होती, तो आज मुल्क बहुत बेहतर होता। मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ, मैं कल सुबह, संडे की सुबह में नाश्ता मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कर रहा था, तो हम लोग अगले साल के बजट की बात कर रहे थे। तो मैं PM साहब को कह रहा था कि सर जितनी मैं चीज़ें सोचता हूँ ना कि इसके ऊपर मैं यहाँ पे रेवेन्यू इन्हांस कर लूँगा, मैं कहा डार साहब ने हर चीज़ पहले से सोची हुई होती थी। मतलब तो डार साहब ने बड़ी मेहनत करी है एंड ही रियली ट्राई टू मैनेज दिस इकोनॉमी वेल, टू एंड इन्होंने अच्छा काम किया है, इसने रेवेन्यू बढ़ा दिए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। एक स्ट्रॉन्ग करेंसी पे डार साहब की एक वो थी फिलॉसफी, जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह नहीं, एक आदमी नहीं, बहुत लोगों की फिलॉसफी होती है कि हमारा स्ट्रॉन्ग रुपया हो, अच्छा हो। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे, मतलब मैं समझता हूँ कि मुझे एक्सपोर्ट बढ़ानी है। देखिए 100 खरब तक 90, वो कह रहे हैं कि 8 खरब का इजाफा कर दिया आपने ये डॉलर को बढ़ा के। नहीं, वो तो वो नॉमिनल और रियल क्वांटिटीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये कोई चीज़ नहीं होती है। जो मेरा डॉलर का कर्ज था वो डॉलर का ही रहा है उतने का, जो मेरा रुपए का कर्ज था वो रुपए का रहा है। अगर मैं डॉलर के कर्ज को रुपए में एक्सप्रेस करता हूँ तो वो बढ़ गया, लेकिन अगर रुपए के कर्ज को डॉलर में एक्सप्रेस करता हूँ तो वो कम हो गया। ये मतलब ये यानी आम आदमी ये समझ ले कि कोई ऐसा मसला नहीं है जी, वो अगर डॉलर ऊपर गया तो कोई ऐसा मसला नहीं। हमारे जो कर्जे हैं दुनिया भर से लिए हुए, वो तो उतरे डॉलर, देखो मैं आपको बताऊँ, वो तो रीरोल होते हैं ना कर्जे। आपने सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है, जो आपको महंगा पड़ेगा इंटरेस्ट देना, क्योंकि अगर आपने $2.5 बिलियन इंटरेस्ट इस साल का देना है तो अब मुझे 250 अरब रुपए की जगह मुझे 300 अरब रुपए लगेंगे, राइट। लेकिन 50 अरब रुपए जो मेरे एडिशनल वहाँ पे जा रहे हैं, उससे ज़्यादा मुझे FBR पे रेवेन्यू में फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जो ड्यूटियाँ लग रही हैं वो अब उसकी FCNF वैल्यू बढ़ गई है इंपोर्ट की, तो मेरी ड्यूटीज। अच्छा, अब रेवेन्यू की तरफ आ जाए। रेवेन्यू का जो हदफ है वो भी आपने कम कर दिया और खुद आपने आगे कम किया है। ये इत्तलात आ रही है कि आप कह रहे हैं कि नहीं, उसमें तकरीबन 1 अरब रुपए का जो है वो अभी नहीं हो रहे, 100 अरब सॉरी वो नहीं हो रहे। तो ये मैं गुजारिश करता हूँ, ये अखबार में खबर आई थी, इसकी हमने क्लैरिफिकेशन भी दे दी है। 4013 अरब रुपए का हदफ था इस साल का, जो कि मैं आपको एक्चुअल बताऊं कि लास्ट ईयर हमारा जो पहले हदफ था ना वो 3500 अरब रुपए का हदफ था। 3500 अरब रुपए के हदफ को उन्होंने बढ़ा के उन्होंने 14% बढ़ाया तो 4013 अरब बनता है, इसलिए वो 4013 पे आ गए। लेकिन एक्चुअली जो इनटेक हुई थी लास्ट ईयर वो 3500 नहीं हुई थी, वो 3300 अरब रुपए हुई थी। अगर 3300 पे आप 13% बढ़ाएं तो 3800 होता था। तो हम तो एक्चुअली उससे ज़्यादा जा रहे हैं, हम 4000 अरब रुपए पे पहुंचेंगे। ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करी हो जिसमें हदफ कम किया गया, कोई ऐसी मीटिंग हुई नहीं। अच्छा, अभी एक मीटिंग मैं उसको क्लैरिफाई कर भी चुका, बिल्कुल एक मीटिंग से तो अभी उठ के आ रहे हैं मिफ्ता साहब, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। उस मीटिंग के अंदर बड़े अहम फैसले हुए हैं बजट के हवाले से, जो 27 अप्रैल को पेश होने जा रहा है। और क्यों पेश हो रहा है भाई, सबसे बड़ा सवाल मिफ्ता साहब से पूछा जा रहा है कि आप तो जा रहे हैं
2 महीने के बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। आर्टिकल 224 आर्टिकल 86 कहता है कि वो खुद अपना बजट दे सकते हैं 4 महीने का। तो ये क्यों हो रहा है और इसके बहुत पॉलिटिकल रेपरकेशंस भी हैं। हम इस पे ज़रूर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस। 27 अप्रैल को हुकूमत, जबकि 31 मई को इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, निगरान सेटअप बन जाएगा, बजट पेश करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत का आखिरी बजट ये होगा और चूंकि ये इलेक्शन होगा इसके बाद, तो कहा जा सकता है कि सियासी बजट होगा, हो सकता है। क्यों ये पेश कर रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? एक तो मैं पूछ लूँ, उसके बाद कोई पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं बहुत नामी गिरामी, उन्होंने भी कुछ फरमाया है, उनके ऊपर भी चलेंगे। लेकिन क्यों पेश कर रहे हैं आप ये बजट, क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको पेश करने? देखिए, पहले तो हमने एक बातचीत करी थी स्पीकर साहब के तवस्सुत से, पीटीआई से और पीपल्स पार्टी से, और हमने आपस में बैठ के एग्री करा सेशन किस दिन एग्री होगा, किस दिन बजट प्रेजेंट होगा, किस दिन ये डिस्कशन होगा, ये सब चीज़ें एग्री करी हैं असेंबली की बाकी दोनों बड़ी कुव्वतों से। और उसके बाद हमने अच्छा, यानी पॉलिटिकल कंसेंसस आपने इसके ऊपर किया? शुक्रिया जी। ओह दैट्स ग्रेट। अच्छा, शुक्रिया। कहीं तो कंसेंसस हुआ। नहीं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हम बजट देंगे उसके एक हफ्ते बाद सूबों को भी देना होता है, तो पहले मैं दूंगा, उसके बाद मतलब हम फेडरल गवर्नमेंट देगी, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स देंगी सूबों का बजट। हमने ये डिसाइड किया है कि ये बजट जो है वो बेयर बोन्स बजट होगा। देखिए, आप मिसाल के तौर पर टैक्स आपने कलेक्ट करना है अगले साल का, वो प्लानिंग करनी है। आपने हुकूमत के जो हुकूमत के जो अफसरान हैं, हुकूमत के जो मुलाजिम हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ानी हैं। आर्म फोर्सेस का बजट आपने करना है। आपने जो PHDP के अंदर काम हो रहा है, मिसाल के तौर पर जो रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, उनको आपने फ़ंड करना है। इसी तरह सूबों के अंदर ADB के आपको पैसा कि वो अपनी चीज़ें फ़ंड कर सकें, तो ये काम करना ज़रूरी होता है हुकूमत का, और 3 महीने का खलल नहीं ला सकते थे उसके अंदर। लिहाजा हमने सोचा कि हम एक बजट देंगे, हम कोई नया PHDP का प्रोग्राम नहीं करेंगे। लास्ट ईयर से हमारी PHDP कम होगी इस बार। हम यानी तरक्याती बजट आप नहीं दे रहे उतना ज़्यादा, पिछली दफ़ा की निस्बत भी कम होगा, लेकिन होगा। देखें ना, जो पिछली दफ़ा मतलब जो दामीर भाषा है वो इस साल भी, पिछले साल भी बन रहा था, इस साल भी तामीर हो रहा है, अगले साल भी तामीर होगा, उसके बाद भी तामीर, वो तो ऑटोमेटिकली, और उसमें तो बहुत से लोन्स भी हैं। उसको फंड तो मैं करूँगा ना। इसी तरह अगर कोई मुल्तान सखर हाईवे बन रहा है, मोटरवे, उसको फंड तो करेंगे हम लोग। इसी तरह अगर मतलब कोई मोटरवे बन गया और अगर उसका, लेकिन क्यों, आई मीन आइन का जो आर्टिकल 224 है वो ये कहता है कि जी आप ना भी पेश करें तो बजट तो जो अगली जो काबीना आएगी या निगरान हुकूमत आएगी वो पेश कर सकती है, बजट अपना बना सकती है। निगरान हुकूमत तो नहीं कर सकती मेरे ख्याल से, पेश नहीं कर सकती, बना सकती है। वो 3 महीने तक मेरे ख्याल से वो पुराने हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन 3 महीनों तक पुराने हिसाब से चलाना, जबकि आपके पास बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, PHDP की रिक्वायरमेंट होती है। सो एक पॉलिटिकल कंसेंसस था कि इसको कोई सेंस नहीं है। जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो जो भी फ्रेश मैंडेट लेके हुकूमत आती है, हमारी हो, PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो या किसी की भी हो, तो वो आके अपना वो तो उसको ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकती है। उसके अंदर अगर उनको लग रहा है कि नहीं भाई हमने टैक्स रेट्स कम कर दिए तो टैक्स रेट बढ़ा सकती है। उसको लग रहा है कि हमने डेवलपमेंट में पैसा कम खर्च किया तो ज़्यादा कर सकता है। लेकिन इस वक्त जबकि एक हम अजीब से टाइम पे छोड़ के जा रहे हैं, मई में जून आने वाला है, तो ये मतलब और 15 जुलाई को इलेक्शन होगा, अगर उसी के मुताबिक जुलाई में कभी इलेक्शन होगा, थोड़ा सा देर से होगा। हाँ, तो थोड़ा सा देर से होगा, मतलब जुलाई 15 में नहीं, जुलाई 15 में 45 दिन होते हैं मेरे ख्याल से, जुलाई 31 तक डेट होगी उनकी। तो उसमें जब भी होगा, जुलाई के 20-22 जब भी हो जाए, आई डोंट नो किस दिन होगा, तो जब भी इलेक्शन होगा तो ये इस चीज़ को फंड करना, आई थिंक हुकूमत को स्टेबिलिटी देना ज़रूरी था। उसके बाद अगर जो थोड़ी बहुत ट्रिंकिंग होती है, लेकिन सच्ची बात है कि हमारा बजट होता है, उसके ऊपर बाकी सियासी पार्टियां बड़ी वो करती हैं तनकीद, उनका बजट होगा तो हम शायद तनकीद करेंगे। लेकिन 85-90% तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स फिक्स्ड ही होते हैं ना। जो एक पेंशन दे रहा है, अगर उसकी 5-10% पेंशन बढ़ानी तो बढ़ेगी, तो ज़्यादातर। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बजट है और इलेक्शन सर पे खड़ा है, आप इलेक्शन बनाएंगे, लोड शेडिंग, खैर आप तो कहते थे वो गर्दिशी कर्जे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ना लोड शेडिंग ख़त्म हुई है, ना गर्दिशी कर्जे ख़त्म हुए। जो कहानी 2013 में सुनते थे वही कहानी आज भी है। उसका भी मैं जवाब ले लीजिए। जब 13 में आए थे तो हमने गर्दिशी कर्जे वापस करे थे। उसके बाद दिसंबर 2017 तक फिर से गर्दिशी कर्जे जो थे वो 514 अरब रुपए हो गए थे। पिछले जुमे हमने इसके सामने 53 अरब रुपए दिए हैं, और इस महीने के पहले 2 हफ्तों के अंदर
आज प्राइम मिनिस्टर ने, आज कैबिनेट कमेटी एनर्जी से मैं उन्हीं से उठ के आ रहा हूँ, उन्होंने कमेटी बनाई है मेरी और 2 और सेक्रेटरी साहबान की। हम जो 2-3 मसले IPPs वालों के थे वो सुलझाएंगे, 1-2 सेटलमेंट्स करेंगे और इंशाल्लाह इस महीने इनको हम 134 अरब रुपए और देंगे, तो वी विल हैव मेड दिस सिस्टम सॉल्वेंट। और मैं एक बात इसमें जिक्र कर दूं कि 514 अरब रुपए में से सिर्फ 162 अरब रुपए जो थे वो IPPs को देने थे, बाकी जो थे वो हुकूमत की अपनी कंपनियों के ऊपर कर्ज था। मुख्तलिफ तो मतलब सो जो हमने फॉर इंस्टेंस हमने 40 अरब रुपए दिए कल IPPs को, उसमें से 22 अरब रुपए घूम के PSO को मिल गए। तो इट इज़ ऑल्सो, मगर ये तो ऐसा तंदूर है जिसमें आप झोंकते चले जाएंगे, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बाय द वे मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं उन्होंने क्या कहा, जरा चलाइएगा। मुख्तलिफ नामवर जो माहिरीन हैं वो क्या कह रहे हैं। 2013 के मुकाबले में देखें तो यकीनी तौर पे जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर है उनमें बेहतरी नज़र आती है। जो तजारती खसारा था वो बड़ा है, लेकिन अगर आप बजट के खसारे को देखें उसमें कमी आई है, अगर आप अफरात ज़र को देखें उसमें कमी आई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो पहले से बेहतर हुए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पहले से बेहतर हुए हैं। GDP के हुजम में इजाफा हुआ है, GDP की शरह नमू जो है उसमें इजाफा हुआ है, लोड शेडिंग में नुमाया कमी आई, पावर जनरेशन में इजाफा हुआ। अभी तक जो हालात दिख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अगले 6 से 8 माह के अंदर खासा प्रेशर दिख रहा है, तकरीबन $8 बिलियन का गैप नज़र आ रहा है एक्सटर्नल का, और ये लग रहा है कि पाकिस्तान को गालिबन IMF के पास जाना पड़ेगा और खासी फिस्कल टाइटनिंग की कड़ी शराइत में जाना पड़ेगा। टीप है कि जो सरमायाकारी है वो दरअसल सरमायाकारी नहीं है, उसका बड़ा हिस्सा तो लोन है, क्योंकि वो यहाँ पे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं जिसमें जो चीनी सरमायाकारी इस अंदाज की है कि वो दरअसल पाकिस्तान को वापस करना है। और उस लिहाज से ये जो ख्वाब है कि इस $60 बिलियन के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट या कैश लिक्विडिटी आ जाएगी, ये तो बिल्कुल भी दूर दूर तक इसका कोई इम्कान नहीं है। इस हुकूमत को क्या जरूरत पड़ गई है कि वो 31 मई को जब इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो 1 जुलाई से जो माली साल है उसका बजट वो दे दे। तो फिर 1 जुलाई 2018 के अलावा 1 जुलाई 2019 की भी दे दे, 20 की भी दे दे, जितनी मर्ज। ये गैर मुनासिब है और मैं अपील करता हूँ अभी भी हुकूमत वक्त से कि आप ये ना दें, इसलिए कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसने चेंज कर देना है इसको। जब ये हुकूमत आई थी तो इनको वर्षे में $61 बिलियन मिला था, छोड़ कर अगर ये जाएंगे तो ये 96 और 100 के दरमियान में छोड़ कर जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान के जो माशी इमरजेंसी की हालत तो ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तमाम कोशिश उन्होंने कर ली है कि बस पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ना हो सिवाय इसके कि दोबारा IMF के पास जाए। तो जो माशी इमरजेंसी है वो यही है कि आप दोबारा IMF के पास जाएं। तो उनके ग्राउंड वर्क इन्होंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर दिए। सो ये आप सुन रहे थे इशफाक हसन साहब को भी, और बाकी कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं लेकिन ज़्यादा बुरी खबरें ही हैं कि आपने ग्राउंड तैयार कर दिया है IMF के पास जाने के लिए। देखिए जो एक्सटर्नल डेट की जहाँ तक बात है, तो जब हम आए थे तो हमें 20.8% था फॉरेन डेट टू GDP का रेशो, कि जितने फॉरेन डेट थी उसको अगर आप हमारे उसके तनासब में देखें, कौमी आमदन के तनासब में, तो 20.8% था। वो रेशो आज 20.6% है, तो वो 0.2% से बहुत मामूली तरीके से वो एक्चुअली कम हुआ है। तो ये आपने सिर्फ हजम देखना जो है ना वो गलत है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ देखना फॉरेन डेट की या लोकल डेट की गलत है। आपको प्रोपोर्शन अपने इनकम के हिसाब से देखना है कि जिसकी आपकी आमदन बढ़ रही है तो फिर आपका जो एबिलिटी होती है खर्चा कर्ज वापस देने की वो बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से अगर तनासब से देखा जाए तो हमारी डेट जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है और हमारी फॉरेन डेट थोड़ी सी कम हुई है। जहाँ तक ये बात करना कि IMF के ताल्लुक कराया, तो वो तो एक्चुअली नहीं कराया हमने, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो हमने इक़दाम उठाए हैं पिछले चंद माह में, जिसके अंदर 2 मरतबा जो 5% की डिवैल्यूएशन भी शामिल है, जो बजट टाइटनिंग भी शामिल है, कि इसके बाद इंशाल्लाह ताला IMF पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब स्टील मिल को भी आप नहीं होने पौने बेचेंगे बल्कि फ्री में देंगे, बाय 1 गेट 1 वाला जो है यार मजाक मैंने कहा था, लेकिन मैं इस पर भी मैं आपको बता दूँ। और PIA की जो हालत है, स्टील मिल हमने एक ज़माने में
सिंध हुकूमत को ऑफ़र करी थी कि 1 रुपये में ले लो, तो उस पर उन्होंने भी नहीं ली। और PIA जो है इस साल 45 अरब रुपए का नुकसान करेगा। हुकूमत को सारे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन 18 अरब रुपए शायद अगले साल हमको देने पड़ेंगे PIA के सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स का, जो हुकूमत देगी, जो मैं और आप दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। जब हमने कोशिश की थी निचकारी करने की तो उस वक्त PTI और पीपल्स पार्टी ने अपोज किया, जबकि इनके मंशूर में है कि ये चाहते थे निचकारी होना, लेकिन हमने कोशिश करी तो उन्होंने अपोज किया। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए और 2 लोग जान बहक हो गए। उसके बाद ऑब्वियसली कोई बायर भी नहीं आता और ये नहीं हो सका, और फिर उन्होंने कानून करवाया कि आप PIA को जो है वो आप 49% शेयर बेच सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं देंगे। तो एक एयरलाइन जो कि 45 अरब रुपये नुकसान कर रही है, उसमें आप किसी इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके लेगा, 49% शेयर लेगा। तो इनका क्या सोल्यूशन है? ना इनकी प्राइवेटाइजेशन होगी, ना ये ठीक होंगे। इसका कानून चेंज होके इसको प्राइवेटाइज करना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में कौन से करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हमको, अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने मौका दिया अल्लाह ताला की फजल व करम से, तो ये हमको पहली चीज़ करनी चाहिए। फ्रेश मैंडेट के साथ जब हम वापस आएँ तो PIA को, ये स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहिए, और ये जितने भी कौमी इदारे हैं जिसको सबको प्राइवेटाइज कर देना। अच्छा, मगर खरीदेगा कौन? ये एक अहम सवाल है। हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। निगरान सेटअप के हवाले से जो बातें हो रही हैं उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है माशी, ये किसी भी किस्म के पॉलिटिकल मिस एडवेंचर को लीड कर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? और उसके साथ साथ 18वीं तरमीम के ऊपर भी कुछ बहुत ही अहम खबरें हैं। मिफ्ता साहब का नाम उसमें क्यों आ रहा है कि शायद ये बहुत सारे लोगों को उसके हवाले से जो है उनका दिमाग बना रहे हैं 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़। इस पर भी ज़रूर बात है। अस्करी इदारों की बड़ी अच्छी आपके बारे में ओपिनियन है, उसकी कोई ख़ास पता नहीं मैं क्या इसकी वजह बता। अच्छा, यानी आपने चूंकि अब आप कह रहे हैं कि PIA को भी हमें करना पड़ेगा, स्टील मिल को भी करना पड़ेगा, निचकारी करनी पड़ेगी, निचकारी करना पड़ेगी, उसको बेचना पड़ेगा फोर्स। उसको आप आसान लफ्जों में कर दें। निचकारी बेचना ही होती है। तो कैसे, मतलब बेचेंगे किसको सर? आपका तो कोई खरीदार ही नहीं है इस वक्त बाजार में। अभी इस वक्त तो कोई खरीदार ज़रा सा मुश्किल है, क्योंकि ये हुकूमत का एकदम गुरूब का वक्त है। लेकिन जब वापस हम तुलू होके आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ्रेश मैंडेट के साथ आएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स होंगे उसके बाद पीपल्स पार्टी और PTI भी फोकस होगी। जो उन्होंने गलतियां करी हैं अपोजिशन के अंदर, शायद वो नहीं करेंगे, हमको रोकेंगे नहीं, रास्ता नहीं रोकेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अब उम्मीद, बेहतरी की उम्मीद करता है आदमी कि इन चीज़ों को फिर हम। लेकिन यही कहा जा रहा है ना कि जिस तरह से आप छोड़ के जा रहे हैं, जो अगली हुकूमत आएगी उसके लिए तो कोई भी हो, मतलब आपकी हुकूमत के अलावा अगर कोई हुकूमत आई तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुल्क को चलाना। हम अगर किसी और पार्टी की हुकूमत आई और वो निचकारी करेंगे तो हम उसका बिल्कुल साथ देंगे। मतलब जब पीपल्स पार्टी चाहिए थी तो उस वक्त तो नून लीग ने साथ नहीं दिया था 2008 के अंदर। अगर पीपल्स पार्टी निचकारी करती है ट्रांसपेरेंटली और कोई अपने जानने वालों को या मतलब खुसूसी लोगों को नहीं देते, वी विल बी एब्सोल्युटली। मिफ्ता साहब, ये तो आपने अभी एयर ब्लू के जिनके शेयर्स हैं उनको लगा दिया उधर अमेरिका के अंदर एम्बेसडर, ये तो PMLN करती है, बाकी तो किसी ने नहीं किया सर। इसमें कोई मतलब इसमें कोई मतलब ये कि एम्बेसडर तो लग सकता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट तो कोई नहीं है। मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर का अगर कहीं बिजनेस पार्टनर हो गया तो कोई गुनाह तो नहीं हो गया। लेकिन उसके बावजूद क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो है ना इसके अंदर, स्टेट का और इंटरेस्ट है। जो वजीर आजम के दोस्त हैं, ये वजीर आजम के बिजनेस पार्टनर है, उनको आप अगर बगैर किसी तजुर्बे के अमेरिका के अंदर लगा देंगे तो वजीर आजम का ऑब्वियसली ये जजमेंट है कि ये आदमी होशियार है, ये समझदार है, ये काम कर सकता है। और ये जो अब भी जितने सफ़ीर लगाए हैं आपने, जिनके पास माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा है, उन्होंने कितना रंग दिखाया, तो वज़ीर आज़म सोचता है कि एक नए आदमी को चांस देकर ट्राई करो, इसमें क्या हर्ज है? इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप पे तनकीद तो हो रही है इसके, अब आई मीन अभी तो पता नहीं वो जा सकते कि नहीं जा सकते। बिल्कुल तनकीद तो लोगों का हक है। मिफ्ता साहब, आप हम पे तो हर चीज़ पे तनकीद होती है, होनी चाहिए। आई मीन मतलब किसी को नहीं लगाते प्राइम मिनिस्टर, किसी को भी लगा दे तो तनकीद तो फिर भी होती नहीं। वो किसी को लगा दे तो शायद ना होती, लेकिन उनको लगाया तो वो तो होंगे ना सर, उनके बिजनेस पार्टनर कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी के भी उसके अंदर शेयर्स मौजूद हैं एयर ब्लू के अंदर। इस तरह की खबरें भी हैं सर। अगर अब मुशीर खजाना को नहीं पता तो किसको पता? आप तरदीद कर दें इसकी। नहीं पता मुझे कि किसके शेयर्स हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपने कहा PSDP भी नहीं है, PSDP के नए प्रोजेक्ट्स कोई नहीं होंगे। PSDP जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको तो फंड करेंगे ना, नए आपने इंट्रोड्यूस करा, यानी जो आप जाहिर है कि अब तो ये 31 जुलाई को, 31 मई को ख़त्म हो जाएगी हुकूमत ना, और उसके जितने MNAs हैं उनको भी फंड नहीं जाएगा, जो कि जाहिर है कि उनका इलेक्शन बजट पिछला था इसलिए अब नहीं जाएगा। इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं होगी, ये भी दुरुस्त है। MNAs को तो हम पहले भी पैसे नहीं देते थे, तो अब भी नहीं देंगे। और जो आपकी 18वीं तरमीम के हवाले से आपकी इत्तलात आ रही हैं, NFC के ऊपर आपके ऊपर बहुत तनकीद आ रही है, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर भी और ख़ास करके आपके ऊपर। और शेर रहमान साहब ने हमारे शो पे कहा कि मिफ्ता साहब हैं जो 18वीं तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ इदारों को भड़का रहे हैं।
तो इदारे इतने बच्चे नहीं है कि मेरे बड़काने में आ जाए। क्यों आखिर आप मुशीर खजाना हैं? अगर लेकिन नहीं, बिल्कुल मैं देखें, मैं मुशीर खजाना हूँ, मेरा ये ड्यूटी है कि मैं हुकूमत के जो मसाइल हैं उसको प्रेजेंट करूं टू जर्नलिस्ट, टू whoever listens, whoever is in positions of power। ये समझता हूँ, और मैंने ये प्रेजेंटेशन करी है NSC के अंदर भी, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है NFC अवार्ड्स का, जिसमें तकरीबन 60% पैसे सूबों को चले जाते हैं और सिर्फ 40% पैसे फेडरेशन को रहते हैं, तो 4000 अरब रुपए इस साल का रेवेन्यू होगा। अच्छा। जो 5 साल में डबल हमने करा है। आप 4000 को भूल जाए, हमारा रेवेन्यू 6000 अरब रुपए होता, विच इज 16.2% ऑफ GDP, विच इज व्हाट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज गेट। उसके बावजूद भी बजट बैलेंस नहीं होगा आज के अखराजात के ऊपर, क्योंकि आप सूबों को इतने पैसे देते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि 18वीं तरमीम ने इसको लॉक कर रखा है कि हम सूबों के शेयर्स बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते। मेरी इस्तदा इतनी है कि अगर आपको पाकिस्तान की फेडरेशन के फाइनेंसेस को ठीक रखना है तो आपको इस जो रेशो है इसके ऊपर रिकंसिडर करना होगा। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। आप पूरी 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि NFC अवार्ड की जो रेशो है उसको कम करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। बाकी जो अगर एजुकेशन सूबों के हाथ में दिया हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, हेल्थ सूबों के हाथ में दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, एक्सेप्ट कि ड्रग पॉलिसी जो ऑब्वियसली एक ड्रग प्राइसिंग पाकिस्तान के अंदर एक होनी चाहिए, जो लाइसेंसिंग होती है वो एक होनी चाहिए। इस तरह एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स भी अगर एक हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी सूबे चलाने चाहिए। एजुकेशन सूबों के पास है, हेल्थ सूबों के पास है, ये होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो एजुकेशन के ऊपर भी एतराज़ात है। मैं तो बल्कि यहाँ तक बिल के कहा है कि हमारी PHDP के अंदर मैंने इस्तदा करी है कि, और हम ये करेंगे भी, कि इंटर प्रोविंशियल रोड्स तो हम बनाएंगे, लार्ज स्केल वाटर रिजर्वायर्स हम बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज अ वाटर स्केर्स कंट्री। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें फेडरल गवर्नमेंट करती थी वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हम अपनी हुकूमत के बारे में भी कह रहा हूँ कि अगर हम एक छोटी सी कोई गैस की स्कीम कर रहे हैं या कोई रोड बना रहे हैं जो कि सिर्फ फार्म टू मार्केट रोड है विद इन प्रोविंस, तो वो हमको नहीं करनी चाहिए, वो सूबों को करने देनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट शुड लिमिट इट्स स्कोप। और लेकिन मेरे ख्याल से देखें, फाटा को पैसे देने हैं आपको, फाटा को मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, उनको लाना है, उनके लिए पैसे आपके पास मौजूद नहीं है। मतलब जाहिर है किस तरह की सूरत हाल है, पानी की कमी होने वाली है। 2025 में पाकिस्तान में खुश्कसाली हो जाएगी, उसके लिए प्रोजेक्ट्स सिर्फ एक भाषा, वो बिजली के लिए 2-4 प्रोजेक्ट्स है, उसके अलावा तो कोई आपकी हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया उसके लिए। अल्लाह की पनाह। नहीं आप बताए ना, हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि 2025 में जब पाकिस्तान में कहे तो खुदा ना खास्ता पड़ गया तो कुछ भी नहीं। दियामीर बादशाह के अंदर जितने हमने पैसे दिए पिछले 4 सालों में PHDP में कभी भी नहीं दिए गए। जितने रोड्स हमने बनाए हैं अपने पैसों से, हुकूमत के पैसों से, बलोचिस्तान में, KP में, GB में, उतने किसी हुकूमत ने कभी नहीं बनाए। देखिए छोटे डैम, छोटे विद इन प्रोविंस डैम जो थे ना, वो तो सूबों को बनाने थे। एक साहब हैं पाकिस्तान के बहुत अजीम सियासतदान, इमरान खान साहब, उन्होंने तो पता नहीं कहा था कि इतने पानी का जखीरा हो जाएगा कि शायद हिंदुस्तान के अंदर हम पानी डालें तो सुनामी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, एक छोटा डैम नहीं बना। वो बोलते हैं वो टेक्निकल नहीं है, तो भाई फिर तो बातें नहीं करनी थी। अच्छा, अब चूंकि बहुत सी बातें हो सकती है सर, क्योंकि पानी के ऊपर तो एक अलग प्रोग्राम बनता है और मैं प्रॉमिस करें आपके उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जितना खतरा है किसी और मुल्क को नहीं, दुनिया भर चीख रही है। और मैं हमें आपको सिर्फ इस बात का अंदाजा नहीं। मैं आपको अगला टॉपिक भी आपको बताता हूँ। देखते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त हो सकती है, गैस की लोड शेडिंग बर्दाश्त, लेकिन पानी की लोड शेडिंग नहीं बर्दाश्त हो सकती। लिहाजा बड़े वाटर के प्रोजेक्ट्स करना इस मुल्क के लिए जरूरी है, इसीलिए हम लोग दियामीर बादशाह करेगा कौन सा, हम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कैसे कुछ वक्त लगता है, 8-10 साल लगते हैं, लेकिन हमने करा है। और जहाँ तक बिजली के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो नीलम झेलम मुशर्रफ साहब ने शुरू करा था, वो भी हमने खत्म किया है। एक टनल थी, नाम उसका याद नहीं आ रहा, लोराइट, वो भुट्टो साहब ने इफ्तिताह करा था जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद अब्बासी मैट्रिक में होते थे। अब जाकर उसको खत्म करा, वो भी नवाज शरीफ ने फंड करी। अच्छा, किसी और हुकूमत ने अगले बजट में कोई अच्छी खबर सुना दे लोगों को, ताकि कोई अच्छी खबर तो सुने, इतनी बुरी खबरों के बाद के कुछ अच्छा पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस मुल्क में इस साल 6% ग्रोथ अगर नहीं हुई तो इंशाल्लाह 5.8% जरूर होगी। इतनी ग्रोथ हो रही है जो 10 सालों में नहीं हुई। 6% का मतलब है कि हम कम से कम 25 अरब डॉलर या 2500 अरब रुपए, 3,000 अरब रुपए पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान बिजली के कितने आ जाएंगे उसके अंदर, बिजली के कितने मंसूबे आ गए। देखिए हमने साहिवाल का कोल पावर